सुप्रभात छात्रों। इसके पहले लेक्चर में हमने उपन्यास के जो प्रकार है, उपन्यास के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आंचलिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ऐसे अलग अलग उपन्यासों के बारे में हमने चर्चा की है। तो आंचलिक उपन्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो विशिष्ट प्रदेश के समाज जीवन की संस्कृति, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, जीवन यापन, आर्थिक अवस्था आदि का चित्रण आंचलिक उपन्यासों में होता है। उनकी सामाजिक समस्या, जातिगत या वर्णगत भेद, उनका रहन सहन, खान पान, राजनीतिक जागृति, शिक्षा दीक्षा का ढंग आदि की अभिव्यक्ति करना ही इस कोटि के उपन्यासों का उद्देश्य होता है। नागार्जुन का बलचनमा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, उदय शंकर भट्ट का लोक परलोक, रामदर्श मिश्र का जल टूटता हुआ, हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर वही चली आदि प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यास जो है, नागार्जुन का यानी बलचनमा मानते हैं, रेणु जी का मैला आंचल तो पूर्ण रूप से आंचलिक उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट का लोक परलोक, रामदर्श मिश्र का जल टूटता हुआ और हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर वही चली आदि उपन्यास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद हास्य व्यंग्य उपन्यास। हास्य व्यंग्य उपन्यास में हम देखते हैं यानी इससे किस पर तो व्यंग्य किया जाता है और उस व्यंग्य के माध्यम से उसमें बुद्धिजीवी जो होते हैं वो सोचते हैं, और जो मिडिल क्लास की बुद्धि जिसकी होती है, सामान्य बुद्धि वाले, तो उससे उन्हें आनंद प्राप्त हो जाता है। लेकिन लेखक का उद्देश्य होता है कि यानी गहरी चोट करना। तो इस प्रकार के उपन्यास मनोरंजक एवं समाज की बुरी प्रथा पर प्रहार करने वाले होते हैं। व्यंग्य के माध्यम से समाज की कुप्रथा की बीमारी को ठीक किया जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक J.P. श्रीवास्तव के शब्दों में, यह वह अधिकार है जो बड़ों के मिजाज चुटकियों में चुटकियों में ठीक कर देता है। यानी यह जो है हास्य व्यंग्य जो है वह बड़े के जो मिजाज है एक चुटकियों में ठीक कर देते हैं, ऐसे कहते हैं। यह एक कोड़ा होता है जो मनुष्य को सीधी राह से भटकने नहीं देता है। सीधे रास्ते से चल रहा है लेकिन इधर उधर उसे भटकने नहीं देता। फटकार की तरह यह व्यंग्य शैली होती है, मनुष्य को सीधे रास्ते पर लाने का कार्य यह यानी व्यंग्य शैली कर देती है। भारतेंदु कालीन पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित 100 अजान एक सुजान एक हास्य रस का उपन्यास है। निराली जी ने कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया नामक 2 हास्य प्रधान उपन्यास लिखे। अमृतलाल नागर का सेठ बंकेलाल, केशव चंद्र शर्मा का काठ का उल्लू, शरयू पांड्या का मिस्टर टेलीफोन का टेलीफोन, द्वारिका प्रसाद का गुनाह बेलज्जत आदि प्रसिद्ध हास्य प्रधान उपन्यास है। तो यानी उसे व्यंग्य भी कहते हैं। तो व्यंग्य के माध्यम से यानी बालकृष्ण भट्ट का यानी जो उपन्यास है वह यानी बहुत चर्चित माना जाता है। 100 अजान एक सुजान यह उपन्यास। घटना प्रधान उपन्यास यानी घटना प्रधान उपन्यास, इसमें घटना कोई महत्वपूर्ण होती है, इसी कारण उसे घटना प्रधान उपन्यास कहा जाता है। इस प्रकार के उपन्यासों में चमत्कारिक घटनाओं की प्रधानता रहती है। इसमें कथा वस्तु मुख्य होती है। घटना चक्र के जाल में ही पाठक उलझा रहता है। घटित हुई घटना को उपन्यासकार कल्पना शक्ति के आधार पर चित्रित करता है। इसमें पात्रों का स्थान गौण रहता है। कथा वस्तु की ओर ही पाठक इतने आकर्षित होते हैं कि पात्रों को पूर्णतया भुला देते हैं। पात्रों के चारित्रिक विकास का कोई महत्व इसमें नहीं रहता है।
हिंदी के प्रारंभिक युग में जासूसी, अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लिखे गए। इसमें चंद्रकांता, भूतनाथ आदि उपन्यास इस श्रेणी के होते हैं। घटना प्रधान उपन्यास लिखने वालों में देवकी नंदन खत्री, गोपालराम गहेमरी का प्रमुख स्थान माना जाता है। यानी प्रारंभिक जो उपन्यास है, तिलस्मी, जासूसी और अय्यारी, ये तीनों प्रकार के उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास में रखे जाते हैं। और चरित्र प्रधान उपन्यास, अंतिम जो भेद है उपन्यास का, वह है चरित्र प्रधान उपन्यास। इस प्रकार के उपन्यास में घटनाएं गौण रहती है और पात्रों की प्रधानता रहती है। इसमें चित्रित पात्र घटनाओं से पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। वे स्वयं परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर घटनाएं प्रकाश डालती है। समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली और संवेदनशील रूप में ऐसे उपन्यासों में किया जाता है। हिंदी में जैनेन्द्र, उग्र तथा चतुर्थ शास्त्री के कुछ उपन्यास इसी वर्ग के हैं। यानी समाज, देश, जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली और संवेदनशील रूप में उपन्यासों में चरित्र प्रधान उपन्यासों में किया जाता है। उपन्यासों के उपर्युक्त मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त जीवनीपरक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, कथात्मक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास, नाटकीय उपन्यास आदि भी यानी भेद किए जाते हैं। लेकिन ये यानी अध्ययन के लिए नहीं, यानी जैसे इसमें ज्यादा कोई उपन्यास नहीं मिलते हैं, इसी कारण इसे यानी इसका ज्यादा यानी चित्रण नहीं होता है। तो ऐसे जो है यानी यह यानी इसके प्रकार हमने उपन्यास के प्रकार देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे आलोचना। आलोचना यानी क्या, अंतिम जो है आलोचना। तो आलोचक के गुण, आलोचना के प्रकार, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आलोचना यानी क्या, यह महत्वपूर्ण बात है। तो आलोचना जैसे हम देखते हैं, मनुष्य की विवेक शक्ति का विकास जैसे जैसे होता गया, वैसे वैसे साहित्य के साथ उसका संबंध भी बढ़ता चला। यानी मनुष्य यानी साहित्य क्या है, तो मनुष्य के जीवन का चित्रण होता है, समाज का चित्रण होता है। उसी तरह यानी मनुष्य की बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे साहित्य के साथ उसका संबंध भी बढ़ता गया। साहित्य और आलोचना का संबंध प्राचीन काल से चल रहा है। इस संबंध को समझने के लिए हमें आलोचना और आलोचना से परिचित होना यानी महत्वपूर्ण है। तो हमें आलोचना का स्वरूप क्या है, आलोचना के लिए कौन कौन से पर्यायी शब्द है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है। हिंदी में आलोचना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द प्रचलित है। आलोचना के पर्यायवाची शब्द समालोचना और समीक्षा भी है। यानी आलोचना के लिए समीक्षा भी कहते हैं और समालोचना भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना के लिए विवेचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसी शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। यानी समीक्षा, समालोचना, विवेचना, इसमें सूक्ष्म अंतर है। आलोचना का सामान्य अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की चर्चा करना है। आलोचना का साधारण ऊपर से हम अर्थ निकालते हैं तो किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के गुण दोष का चित्रण करना, यह आलोचना का उद्देश्य माना जाता है। किंतु साहित्य के क्षेत्र में इसे थोड़े भिन्न एवं व्यापक अर्थ में देखा जाता है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं उसे व्यापक दृष्टि से देखा जाता है। आलोचना शब्द लोच धातु से या आ उपसर्ग लगाने से बना है। आलोचना जो धातु है वह यानी आलोचना यानी
लोचना यह इस धातु से बना है। लोच का अर्थ है देखना, अतः व्युत्पत्ति परक दृष्टि से आलोचना का अर्थ हुआ किसी वस्तु को विशेष, मर्यादित अथवा नियंत्रित दृष्टि से देखना, यानी आलोचना ही है। हो सकता है कि इसमें केवल गुणों की ही सराहना की जा सके अथवा केवल दोषों का ही कथन किया जा सके, इसलिए आलोचना शब्द को सम उपसर्ग जोड़कर समालोचना शब्द बनाया गया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि संतुलित दृष्टि से किसी रचना के गुण दोषों को अभिव्यक्त करना। लेकिन विद्वानों को इससे भी समाधान नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप समीक्षा शब्द का उदय हुआ। समीक्षा शब्द में भी गुण दोषों के प्रति समान दृष्टि की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार शब्दगत अर्थ की दृष्टि से आलोचना की अपेक्षा समालोचना अथवा समीक्षा शब्द अधिक उपयुक्त है, किंतु अब तीनों शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। आलोचना यानी समालोचना, समीक्षा यानी सभी शब्द चलते हैं, लेकिन इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर जरूर है। हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी सूक्ष्मता को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आलोचना का स्वरूप किसी साहित्य कृति का सूक्ष्म अध्ययन करके तटस्थ तथा निष्पक्ष दृष्टि से उसके गुण दोषों का कथन करना आलोचना कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग रचनात्मक साहित्य के अतिरिक्त साहित्य से संबंधित अन्य समस्त बातों को आलोचना का हिस्सा समझते हैं। वे साहित्य अनुसंधान, काव्य का इतिहास और काव्य शास्त्र एवं काव्य सिद्धांतों को भी आलोचना के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, परंतु यह मत गलत एवं भ्रांतिपूर्ण है। आलोचना का स्वरूप इन तीनों से भिन्न है, जिसे हम अलग प्रकार से देख सकते हैं। यानी यह आलोचना जैसे मानते हैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि से या काव्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, इससे यानी यह आलोचना का अर्थ अलग होता है। अनुसंधान और आलोचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुसंधान का मुख्य कार्य अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या है। जब तक तथ्यों या दृष्टिकोण संबंधी नवीनता न हो, तब तक उसे अनुसंधान की कोटि में नहीं रखा जाता, परंतु आलोचना का कार्य किन्हीं मानदंडों के आधार पर विशेषताएं बताना, व्याख्या करना अथवा मूल्यांकन करना है। अतः अनुसंधान की समस्त कृतियां आलोचना नहीं हो सकती और न ही आलोचना की समस्त कृतियां अनुसंधान हो सकती है। तो अनुसंधान और आलोचना, इसमें यह अंतर दिखाया है कि यानी अनुसंधान की समस्त कृतियां आलोचना की कृति में हम नहीं रख सकते और यह सारी कृतियां अनुसंधान भी नहीं हो सकती है। इतिहास और आलोचना का संबंध हम देखते हैं। इतिहास और आलोचना, साहित्य इतिहास और आलोचना भी एक नहीं है। इन दोनों की प्रक्रियाओं में भिन्नता है। इतिहास का प्रमुख ध्येय कालक्रम में लेखक और कृति की व्यवस्था और उसका स्थूल परिचय है। इसके विपरीत आलोचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखती हुई लेखक के महत्व का प्रकाशन, कृति की मूल्यांकन संबंधी विवेचना, कृति की व्याख्या और उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण करती है। ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि ग्रहण करती है, पर वह इतिहास नहीं है। इतिहास तथ्यों के अनुसंधान के अनुसार अपनी व्यवस्था और मान्यताओं में परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। अतः आलोचना से अधिक उसका संबंध अनुसंधान से रहता है। यानी इतिहास और आलोचना में संबंध किस प्रकार का है, यह दिखाई देता है।
काव्य शास्त्र और आलोचना में क्या अंतर है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही देते हैं। धन्यवाद।